सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ टोटल 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, आंसर अगर आपको पहले से पता है तो इसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये है चिल्का झील जो कि है उड़ीसा राज्य में स्थित। याद में रख लेना है, ये है उड़ीसा का चिल्का झील और राज्य कौन सा है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील की कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। तो रूस इस तरह से फैला हुआ है, यानी इतना बड़ा ये रूस देश है, सबसे बड़ा है। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो है भारत देश। एशिया में और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत देश सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में रूस बड़ा है। अगला प्रश्न है, नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी का होता है भूमध्य सागर में, यानी नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो नील नदी कुछ इस तरह से निकलते हुए ये गिरती है भूमध्य सागर में। और नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है नील नदी, और अफ्रीका महाद्वीप की भी ये सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एंजल जलप्रपात। एंजल फॉल्स जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फॉल्स है, एंजल फॉल। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। तो इस तरह से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क देश के अधीन आता है, यानी डेनमार्क देश के अधिकार में आता है ग्रीनलैंड। तो यह है ग्रीनलैंड का भाग। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? तो वह है नॉर्वे देश। नॉर्वे देश जो है वो मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। तो इस तरह से गोदावरी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, उलर झील कहाँ स्थित है? तो उलर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। उलर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में है उलर झील। अब अगला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस तरह से हो ये सांभर झील जो कि स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि कामयानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। कामयानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, जो कि राजस्थान राज्य में, इसे कहते हैं गुलाबी नगर। अगला प्रश्न, कौन सा झील कश्मीर का मोती कहलाती है? तो झील है डल झील। डल झील को कश्मीर का मोती कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। ये है गोबी मरुस्थल और ये स्थित है मंगोलिया देश में।
अगला प्रश्न है कि जोसेफ एंटम किसकी आत्मकथा है? तो वह सलमान रुश्दी की आत्मकथा है। जोसेफ एंटम जो है वो सलमान रुश्दी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, डल झील किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर में है। डल झील जो है वो श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है। अगला प्रश्न है, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के जो लेखक है वो है चेतन भगत। अगला प्रश्न, कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को कहा जाता है तमिलनाडु की गंगा। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक राज्य से निकलते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी यह कावेरी विवाद चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसने लिखा है? तो गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। याद रखना है मुंशी प्रेमचंद है गोदान उपन्यास के लेखक। और ये गोदान जो है वो आधारित है किसान के जीवन पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी की जो गति की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट, राग दरबारी के लेखक कौन है? सही जवाब है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है राग दरबारी पुस्तक। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, हराउन एंड सी ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? तो वो लिखी है सलमान रुश्दी ने। हराउन एंड सी जो है वो सलमान रुश्दी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो वो है मणिपुर राज्य में। लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के यानी भारत देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री भी थे, वो भी याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील। अगला प्रश्न है, आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो वो है 6 महीने की। आपातकाल लागू करने की जो अवधि है वो 6 महीने की होती है। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है आनंद मठ पुस्तक। और आनंद मठ पुस्तक से ही हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है। याद में रख लेना है, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि आनंद यानी वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वह आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोहण से संबंधित थे। और शेरपा तेंजिंग पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये 2 राज्यों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं राहुल द्रविड़ को। बल्लेबाजी की दीवार कहते हैं राहुल द्रविड़ को, जो कि क्रिकेट का खेल खेला करते थे। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 20-20 मिनट की। 20 मिनट का पहला हाफ और फिर 20 मिनट का दूसरा हाफ होता है कबड्डी के मैच में। अगला प्रश्न, भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था?
तो वो हुआ था 1987 में। 1987 में जब भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, तो याद में रख लेना है। नेक्स्ट, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है दौड़ से। स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो है ताइक्वांडो की। फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो खेल की तकनीक होती है। इस तरह से वह किक मारा जाता है, फाल्कन किक। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो वो था C.K. नायडू थे। C.K. नायडू थे भारत के पहले टेस्ट कैप्टन। तो ये है C.K. नायडू की तस्वीर। अगला प्रश्न है, BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। BCCI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और BCCI जो है वो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, यानी एक संस्था है जो कि क्रिकेट को आयोजित करता है। नेक्स्ट, क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पहला दोहरा शतक लगाया था क्रिकेट में, यानी वनडे क्रिकेट में। उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग और फिर रोहित शर्मा ने भी यह कारनामा किया है। अगला प्रश्न है कि चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो वो है 32 मोहरे होते हैं। चेस के खेल में कुल 32 मोहरे होते हैं, एक साइड इधर और एक साइड इधर। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो वो है 448। 448 अनुच्छेद है संविधान में। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो वो भाग है 16। भाग 16 में है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है भाईचारा। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो उसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस कारण बनी है? तो इसका सही जवाब है उल्कापिंड के टकराव से बनी है। उल्कापिंड जो है वो उल्कापिंड के टकराव से बनी है लोनार झील। और कुछ इस तरह से लोनार झील दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर उल्कापिंड आकर टकराया था जिससे लोनार झील का निर्माण हुआ है। और लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखना है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। भारत में जो निर्वाचन आयुक्तों की संख्या है वो 3 होती है, 1, 2 और ये 3। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर के दिन हम हर साल भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत देश में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत प्रदान किया था, उसे एक प्रकार से अपनाया था। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था पूरे देश भर में, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो वो तापमापी में उपयोग किया जाता है पारा धातु का। पारा धातु जो कि एक लिक्विड अवस्था में होती है। जैसे एक हमारी तापमापी है, तो यहाँ से हम तापमान मापते हैं, और ये होता है मर्क्यूरी यानी पारा। अब यहाँ मर्क्यूरी होता है। अब जैसे हमें तापमान मापते हैं, अगर ये ठंड होगा तो जो मर्क्यूरी है वो नीचे की तरफ आता है, और यहाँ गर्मी महसूस हुई तो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि पारा जो है वो तापमान के प्रति सेंसिटिव होता है, जिस वजह से यह हमें तापमापी में टेम्परेचर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम धातु का। एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो रॉकेट ईंधन में होता है। अब अगला प्रश्न है कि तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है?
तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम्हल नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है वटाल जनजाति का है, जो कि कश्मीर में पाई जाते हैं, वो वटाल जनजाति का है दुम्हल नृत्य। और कुछ इस तरह से दुम्हल नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो डल झील है वो है जम्मू कश्मीर में है डल झील। अगला प्रश्न है, थाली नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य का। थाली नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य का है। यहाँ पर थाली होती है और इस पर जो महिला है वो नृत्य करती है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है? तो गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के त्यौहार पर होता है। याद में रख लेना है, गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के त्यौहार पर होता है, जिसमें महिलाएं हाथ में डांडिया लेकर ये नृत्य को प्रस्तुत करती है। महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। नवरात्रि 9 दिन चलता है, जो 9 दिन गरबा का आयोजन होता है। याद रखना है, गरबा को डांडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है उत्तराखंड से। हुड़का नृत्य का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है करकट्टम। करकट्टम नृत्य है तमिलनाडु का लोक नृत्य। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु जंग नहीं लगती है? तो वो धातु है सोना। सोना धातु में जंग नहीं लगता है, याद में रख लेना है। सोना धातु अगर ओपनली भी रहा तो इसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि राउ नृत्य किस राज्य में घोषित किया जाता है, यानी किस राज्य में किया जाता है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। राउ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि मार्गम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो वो है भरतनाट्यम का। मार्गम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का एक रूप है, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। गोटीपुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो वो कथकली से जुड़ी हुई है। गोपी कथा जो है वो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो उस धातु का नाम है पारा। थर्मामीटर में जो पारा धातु है वो प्रयुक्त होती है, जो हमें टेम्परेचर दिखाती है। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ से पे पारा धातु होती है। जब हम टेम्परेचर को मापते हैं तो अकॉर्डिंगली वह हमें रीडिंग्स दिखाती है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु चुंबकीय होती है? तो वो धातु है लोहा धातु। लोहा धातु जो है वो चुंबकीय धातु है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है? तो धातु का नाम है पारा। पारा धातु जो है वो स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है, क्योंकि ये पारा धातु है और इसका जो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु नीली ज्वाला से जलती है? तो धातु है तांबा धातु, जो कि नीली ज्वाला से जलती है, यह है तांबा। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो आधारित होता है महाभारत व रामायण पर। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो वो अवधि है 6 वर्ष की। राज्यसभा के जो सदस्यों की अवधि है वो 6 वर्षों की होती है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Cu। तांबा यानी होता है कॉपर, तो उसका जो रासायनिक प्रतीक है वो है Cu। नेक्स्ट, धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो वो होता है उष्मा चालकता। उष्मा चालकता यानी हीट ट्रांसफर। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर यह एक धातु है, मान ली कंसिडर करती है कि एक धातु है, लोहा धातु है, अगर मैं इसे यहाँ से हीट देता हूँ तो ये हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होकर ये दूसरे एंड तक जाती है, तो इसे ही कहते हैं उष्मा का चालकता, यानी हीट का ट्रांसफर होना।
तो उसे ऊष्मा चालकता कहते हैं, ये धातु का एक प्रमुख गुण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? तो वो होता है वायुयान में, यानी हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम की जो सीट है वो हल्की होती है। तो यही कारण है कि जो हवाई जहाज में जो की बनावट होती है, बाहरी बनावट, वो पूरी तरह से होती है एल्यूमिनियम शीट की। तो एल्यूमिनियम शीट का जो प्रयोग ज़्यादा किया जाता है हवाई जहाज को बनाने में, यानी वायुयान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े? तो वो धातु का नाम है रोडियम। रोडियम धातु की परत जो है वो लगाई जाती है चांदी के ऊपर ताकि वह ओपन एटमॉस्फेयर में रहे और काली न पड़े, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी होती है? तो धातु का नाम है चांदी, यानी सिल्वर। सिल्वर धातु जो है वो चमकदार भी होती है और उतनी ही मुलायम भी होती है। अगला प्रश्न है कि जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो प्रक्रिया है गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग में होता है जस्ता का उपयोग, तो इस तरह से गैल्वनाइजिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो वो तांबा धातु का प्रयोग अधिक होता है विद्युत मोटर में। तांबा यानी होता है कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है वो क्षारीय धातु होती है, तो ये है पोटेशियम। अब अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। चिल्का झील है खारे पानी की झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखना है, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हमारे भारत देश की। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो धातु का नाम है तांबा। तांबा धातु जो है वो हरी परत बनाती है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह है अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो ये है अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था और ये शूटिंग से है, शूटिंग से संबंधित है इनका अभिनव बिंद्रा का। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है उसके लिए जो आवश्यक धातु है वो आयोडीन होती है। याद रखना है थायराइड ग्रंथि के लिए जो आवश्यक धातु है वो है आयोडीन, और थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में होती है। और अगर आयोडीन की कमी है तो हमें घेंगा नामक रोग होता है, यानी गॉइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, अंडा और दूध। ये तीनों जो है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो धातु है लोहा धातु। लोहा धातु जो है वो सल्फर के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 की खोज किसने की थी? तो वो थे होचकिन नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन B12 की जो खोज है वो होचकिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये तीनों जो विटामिन है वो वसा के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी विटामिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन बी समूह। विटामिन बी समूह जो है वो शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है? तो वो दस्त और जलन की शिकायत होती है। विटामिन सी अगर अधिक मात्रा में हमने कंज्यूम किया तो उसे दस्त और जलन की शिकायत होती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रिकेट्स नामक रोग होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स नामक रोग होता है। अब वो रिकेट्स कैसा होता है? अगर किसी बच्चे को विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो उसका जो हड्डी का विकास है कुछ इस तरह से होता है, यानी एक प्रॉपर तरीके से। अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो उसे रिकेट्स रोग होता है, और रिकेट्स रोग के जो लक्षण है कुछ इस तरह से होते हैं कि हड्डियाँ ठीक से विकसित नहीं होती, इस तरह से हड्डियाँ मुड़ जाती है ऊपर से जांघ से, या तो फिर जॉइंट्स अलग बाहर हो जाते हैं या तो फिर जॉइंट्स अंदर हो जाते हैं।
तो इस तरह से 3 लक्षण दिखाई देते हैं रिकेट्स रोग में, जो कि बच्चों को खासकर होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 किस प्रकार का विटामिन है? तो वो जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो वो है वसा में घुलनशील। विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है? तो वो धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है पित्त का रंग कैसा होता है? तो जो पित्त का रंग है पीला और हरा होता है, पीला हरा होता है पित्त का रंग। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वो धातु है लोहा धातु, जो कि मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा धातु। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो वो जो है वो प्रोटीन है। इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करता है, इंसुलिन का काम, इसलिए हम वो डायबिटीज़ से बचे रहते हैं। याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ नामक रोग भी होता है, तो याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है पश्चिम बंगाल का। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस कहलाता है? तो वो है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम एंटी स्ट्रेस विटामिन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य का। गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का एक प्रमुख नृत्य है, जिसे केवल महिलाएं ही प्रस्तुत करती है। याद रखना है गिद्दा नृत्य केवल महिलाएं ही करती है और ये भांगड़ा जैसा ही एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो इसका सही जवाब है महिलाएं। गिद्दा नृत्य जो है वो विशेष रूप से केवल महिलाएं ही करती है पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 9। 7 से 9 घड़े रखकर महिलाएं नृत्य करती है भवाई नृत्य में। अगला प्रश्न है कि कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पौराणिक कथाएं। कथकली में मुख्य रूप से पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का किकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो होता है विवाह के अवसर पर। हिमाचल प्रदेश का जो किकरी नृत्य है वो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू नृत्य किस राज्य का है? तो वो राज्य है तमिलनाडु राज्य का। जलीकट्टू नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है खोरिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो राइट जवाब है कोरकू जनजाति। खोरिया नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट डांडिया किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नवरात्रि के समय किया जाता है डांडिया नृत्य। नवरात्रि 9 दिन चलने वाला एक त्यौहार है जो देवी दुर्गा को समर्पित होता है, जिसमें डांडिया नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वो अपने हाथ में डांडिया रखकर इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो आरबीसी जो है वो प्लीहा में टूटते हैं। आरबीसी जो है वो प्लीहा अंग में टूटते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो धातु है जिंक। रक्त में जो जिंक धातु है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त से अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वह है गुर्दा। गुर्दा का काम है कि रक्त में जो अतिरिक्त जल है उसे बाहर निकालना और मूत्र के सहारे उसे बाहर फेंकना।
अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है गरबा नृत्य, देवी दुर्गा गरबा नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। गर्भावस्था में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो वो भाग है मेलेनिन। मेलेनिन जो भाग है ये होता है मेलेनिन, और यह त्वचा का रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो रेटिना का कार्य होता है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का कार्य है चित्र बनाना, तो यह है रेटिना जो कि इसका कार्य है चित्र बनाना। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त वाहक अंग कौन सा है? तो वो है हृदय यानी दिल होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त वाहक अंग। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी की कमी की वजह से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, जो कि इस तरह से मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो हमारे गले में है, ये होता है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर मानव शरीर में बहुत ज़्यादा आयोडीन की कमी है तो उनसे गंडमाला रोग होता है, और गंडमाला रोग में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देता है, जो कि थायराइड ग्रंथि पे ये प्रभाव डालता है। अब अगर नॉर्मल मनुष्य का थायराइड ग्रंथि देखें तो वो इस तरह से होता है गले का, और अगर उसे आयोडीन की कमी है तो इस तरह से वह सूज जाता है, यानी इस तरह से वह दिखाई पड़ता है आयोडीन की कमी में, और इस तरह का फिर वह दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो वो धातु है चांदी। चांदी धातु का जो उपयोग है हम फोटोग्राफी में करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो ये वाली स्टेपिस हड्डी, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, स्टेपिस हड्डी। अब अगला प्रश्न है आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो ग्लाइकोलाइसिस, आरबीसी को ग्लाइकोलाइसिस से प्रक्रिया से ऊर्जा मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो उसका सही जवाब है आइरिस। आँख का जो आइरिस भाग है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित करता है? तो सही जवाब है गुर्दा। गुर्दा जो है वो रक्त में यूरिया का जो स्तर है वो नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 55%। रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वो 55% होता है। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो यह है रक्त का भाग। अब इसमें से जो 45% है वो है रेड ब्लड सेल्स, और 1% जो है वो बफी कोट्स होता है, और 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जिसमें सॉल्ट्स मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है और प्रोटीन होता है। तो इस तरह से होता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स की बीमारी जो है वो यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। इसका और भी कारण है लेकिन मेन कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो होती है एनीमिया की बीमारी। एनीमिया की जो बीमारी है वो रक्त की कमी की वजह से होती है। अगर हम मेन स्ट्रक्चर देखें रक्त का तो इस तरह से नॉर्मल पोजीशन में होता है, अगर एनीमिया देखें तो वो इस तरह का होता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी गले में सूजन से होती है? तो वो बीमारी का नाम है टॉन्सिलाइटिस नामक बीमारी। टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है वो गले में सूजन की वजह से होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 5 जून को। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो कैंसर का जो मुख्य कारण वो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का मुख्य कारण होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हम 22 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 दिसंबर को हम हर 8 सितंबर को हर साल हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है? तो उस बीमारी का नाम है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की जो बीमारी है वो आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है, वो इस तरह से प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो है पोलियो। पोलियो का जो रोग है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो वो है म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस बीमारी का जो दूसरा नाम है वो है म्यूकरमाइकोसिस। तो इस तरह से ब्लैक फंगस हमें दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया से होती है? तो वह है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस बैक्टीरिया से होती है लेप्टोपाइरियस बीमारी। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी हुई है? तो वह है एंसेफलाइटिस। एंसेफलाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी है। अब अगला प्रश्न है कि काली खांसी का कारण क्या है? तो काली खांसी का कारण होता है बैक्टीरिया। काली खांसी का जो कारण है वो है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 1 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो धनराज पिल्लई जो है वो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं। याद में रख लेना है, धनराज पिल्लई जो है वो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी है? तो वह है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नामक जो बीमारी है वो रक्त के कैंसर से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से नॉर्मल ब्लड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है और फिर इस तरह से ल्यूकेमिया में ब्लड दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो बीमारी है एनीमिया नामक बीमारी, जो कि है रक्त की कमी से होती है। अब अगला प्रश्न है कि रिंगवॉर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो रिंगवॉर्म जो है एक फंगल संक्रमण है। याद रखना है, रिंगवॉर्म जो है वो एक फंगल संक्रमण है। इस तरह से होता है रिंगवॉर्म। अगला प्रश्न है कि डिप्थीरिया किससे होता है? तो वह है बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरह से डिप्थीरिया दिखाई देता है गले में। सो गाइज, आज के शुरू में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।